रामपुर का रण, ये रुहेलखंड समाचार की स्पेशल प्रस्तुति चल रही है आजकल, और इसके तहत हम रामपुर में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के लोगों की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग रामपुर के हमने जोड़े हैं जिनसे हम रामपुर की राय लेंगे, और एक अखिल मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे ही पूछेंगे कि आप जो समाज है, आपका मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है, वो कहाँ जा रहा है, रामपुर के लोग किस पर वोट देंगे, क्या करेंगे, आखिरकार उपचुनाव है। फरद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और मैं ये पूछ रहा था कि रामपुर में बार बार चुनाव हो रहा है। जी देखें, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि रुहेलखंड समाचार न्यूज़ ही हमारी बात दूसरों तक पहुँचाता है। सबसे बड़ी बात है कि रामपुर को रामपुर के नाम से जाना जाता है, जाना जाता रहेगा, लेकिन अब पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में इसे चुनावपुर भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई चुनाव आ जाता है हमारे ऊपर। तो मैं तो कहूँगा कि रामपुर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अब चुनावपुर बन के रह गया है। चुनावपुर। जी, चुनावपुर। क्या नाम है आपका? मेरा आसिफुल्लाह खान नाम। आसिफ भाई, अभी फरद जी ने कहा कि रामपुर का नाम अब रामपुर नहीं चुनावपुर हो गया, इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? ये सर ये देन है, बीजेपी की देन है। कोई ना कोई हथकंडा अपनाने के बाद कोई ना कोई ऐसा करते हैं जिससे उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है, फर्जी मुकदमे करने के बाद ऐसा कर दिया जाता है जिससे दोबारा चुनाव हो जाए। सब बीजेपी का मामला है सर। मतलब मैं इतनी दिन से डिबेट कर रहा हूँ, आज मुझे पहली बार एक ऐसा आदमी डिबेट में मिल गया जो आजम की पैरवी करने लगा। सर उनकी पैरवी करने लायक है, उन्होंने क्या नहीं करा है रामपुर के लिए। हर चीज़ तो करी है। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ सामने देखिए, वो स्टेज भी उनका बनाया हुआ है। यहाँ रामपुर में जितनी भी काम है सब उनकी किए हुए हैं। मॉल बने हैं और चीज़ें बनी, गांधी समाधि बनी है। आसिफ भाई ने बहुत अच्छा सवाल दिया कि रामपुर में काम किया आजम ने और बीजेपी फांस रही है। देखें, ऐसा है कि उनके जो समर्थक हैं, मैं उनके समर्थकों की बड़ा सम्मान करता हूं कि समर्थक हैं। आजम खान ने काम किए, आप देख लीजिए सामने कि आज तक खाली पड़ा। आप मुखालिफ हैं किसके? आजम खान के कामों के भी मुखालिफ हैं और आजम खान के भी मुखालिफ हैं। आजम खान ने जो काम किए, आज तक जो पार्क बनाए, आज तक वो पार्क चले ही नहीं। आप सामने किले में खड़े में देख लीजिए कि जगह घेर के तंग कर दी, और सरकार का जो पैसा था वो लगा के पैसे को बर्बाद कर दिया। ये कह रहे हैं बर्बाद कर दिया आपने? आजम खान को सरकार भी 10 साल हो गए। इस बीच बीजेपी की सरकार है, वो सब बंद करे पड़े हैं काम। कहाँ खोल रहे हैं? इससे पहले ही बंद था। सामने अभी देखिए, ये सामने मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल जो था उसको आजम खान ने बंद कर दिया था, लॉक करा दिया था। बीजेपी की ही सरकार ऐसी है कि दोबारा से उसमें 6 स्कूल शुरू हो गए। बीजेपी हमेशा शिक्षा की तरफ तवज्जो देती है। आजम खान ने सारे शिक्षण संस्थान अपनी यूनिवर्सिटी के चक्कर में बंद करा के रखे थे। आसिफ साहब, ये इतनी बात से कहाँ तक सहमत है कि आजम खान ने कुछ जो अपने काम किए वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए किए? ऐसा नहीं है सर। आप देखिए, यूनिवर्सिटी के अलावा भी और काम हुए हैं। आप देखिए, वो इधर ये पीछे भी एक है बना हुआ है। आप देखिए, लोग आते हैं घूमने फिरने आते थे, अब वो उसको बंद कर दिया गया इन लोगों ने। जो आजम साहब जो पीछे थे, विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, जो उन्होंने काम किया, आपका कहना बीजेपी ने बंद कर दिए? बिल्कुल बंद कर दिए। कोई काम ही नहीं। आज तक एक नाली नहीं बनी, एक सड़क नहीं बनी, एक चूना तक नहीं हुआ है। जहाँ पर उन्होंने बनाई बिल्डिंगें, हॉस्पिटल का अभी तक चूना तक नहीं हुआ जो बनाया इतना बड़ा। आजम के कामों पर चूना तक नहीं हुआ, क्या क्या? देखिए, आजम खान के तो बीजेपी ने पूरा चूना लगा रखा है। अब इनको नज़र नहीं आए वो चूना तो अलग बात है। मतलब चूना ये कि मुकदमे लिखवा करके? नहीं, मुकदमे कभी सरकार या कानून या वो नहीं लगवाता है, एक समाज लिखवाता है जिसके संग ज्यादती होती है। समाज के लोग भी खड़े हैं मेरे साथ। क्या नाम है भाई आपका? आजाद से। अच्छा भाई, ये अभी आप सापा आजम के समर्थक भी थे और एक भाजपा के समर्थक भी हैं, मुझे आप पब्लिक के लग रहे हैं। तो ये बताइए कि आजम के काम बुरे हैं या बीजेपी के? देखिए, एक व्यक्तिगत सवाल, वो भी जो कि सब जुडिशो में जवाब देना नहीं पाता। मैं एक आपसे जनरल बात कहूँगा, सामान्य बात ये कहूँगा कि दुनिया भर में जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो विकसित है, पश्चिमी देश हैं, उनको छोड़ दिया जाए जहाँ कमज़ोर लोकतंत्र है, तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक होते हैं वो ऐसी सरकार के साथ, पार्टी के साथ जाना पड़ते हैं जिसकी सरकार बनने का अंदेशा होता है, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और रामपुर जो विधानसभा सीट है, ये सवर्णों, विशेषकर मुस्लिम सवर्ण जिन्हें अशराफ कहते हैं, उनकी सीट है। और अशराफ का तो ये क्राइटेरिया रहा है कि वो सत्ता के साथ जाते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों के 3 मुद्दे होते हैं: सुरक्षा, शिक्षा और अर्थव्यवस्था। तो अब इन 3 मुद्दों पे जिस पार्टी ने अच्छा किया होगा वो स्वाभाविक है लोग उसकी तरफ जाएंगे। में तो भारतीय जनता पार्टी है, स्वाभाविक है। आपने देखा लोधी जी जीते और आगे भी भाजपा की जीतने की उम्मीद है। अगर कल को केंद्र में और प्रदेश में रूसी पार्टी की सरकार होगी, अगर कम्युनिस्टों की भी हो जाएगी, तो यहाँ की सीट का जो परिणाम होगा वो उसी के पक्ष में आएगा। आसिफ भाई, अभी सवाल आ गया कि जो मुसलमान है
रामपुर का वो सत्ता के साथ जाना चाहता है, आजम के साथ नहीं। सर ऐसा है, कुछ मौक़ों पर लोग हैं वो जा सकते हैं, और जो सही लोग हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे क्या, ये फिर होना क्या है, फिर मुकदमे हो जाएंगे लोगों पे, फिर मुकदमे हो जाएंगे। क्या बात कही फरत भाई, फिर मुकदमे कर देंगे आप? देखें, ऐसा है कि आज़म साहब की जो भाषा थी, जो बोली थी, उसको रिपीट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने कहा कि मैंने 400 सूअर पाले थे और उसमें से 200 बाकी हैं मेरे पास। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं वो सत्ता से जुड़ रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा था, एजाज साहब ने भी यही बात कही। तो ये अवसर वाली लोग हैं, ये भाजपा से नहीं जुड़ रहे हैं, ये 70 से जुड़ रहे हैं। और वो भाई आप मुस्लिम हैं और आपने इतना बड़ा बात की थी, सुअर इस्लाम में शब्द लाना ही गुनाह है। तो ये तो उस गुनाहगार को सोचना चाहिए ना, जो आज मुजरिम है। और आप डिबेट में सुअर का नाम ले रहे हो मुस्लिम होकर। क्या हुआ? तो वो एक, हम लोग उसे जानवर मानते, वो एक जानवर। आसिफ भाई क्या कहेंगे, इस्लाम में कहाँ तक जायज़ है? साहब इनके सब जायज़ है। अच्छा, इनका सब जायज़ है, सब जायज़ है आपका साहब? ऐसा नहीं है कि देखिए, आपका बड़ा चैनल है, उसके माध्यम से अगर हमारी बात जाती है, क्योंकि ये लोग जिसकी इस वक्त मुवाफ़क़त करते हैं या उसकी तरफदारी करते हैं, वो पहले एक जालिम था, फिर उसके बाद वो मुल्ज़िम हुआ, आज वो मुजरिम हो गया। तो आप तो खौफ पैदा कर रहे हैं, जैसे आसिफ उल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप अगर जो आज़म का समर्थन करता है आप उसको जेल भिजवा देते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने सरकार के पैसे का गबन किया था, जो लोग गलत काम करते थे, अब गलत को गलत और सही को सही मान करके भारतीय जनता पार्टी फैसला कर रही है। अब इन लोगों को तो दुख होगा ही, क्योंकि ये तो गलत करते ही थे और उन्होंने गलत करना सिखाया था, जैसे बिजली चोरी, कि मैं देख लूँगा। यहाँ पर रामपुर में बिजली चोरी सिखा दी थी। आज अच्छा सवाल दिया है आसिफ भाई, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है कि रामपुर में बिजली चोरी बहुत होती है ना, होना नहीं चाहिए, अच्छी बात है। ये भाई साहब हमारा कह रहे हैं बिजली चोरी नहीं होना चाहिए, मगर जो मसला है कि ये सब गरीब लोग पीस रहे हैं इस मसले में, और कुछ नहीं। गरीब को पीस रही है साहब। बात करते हैं गरीब जनता के पास ही चलते हैं, गरीब जनता जो क्या कह रही है। तो अभी एक सवाल मतलब ये है कि गरीब जनता इस चुनाव में, इस माहौल में पिस रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो आपने कि शब्द इस्तेमाल किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम किसी जानवर के विरुद्ध घृणा नहीं पैदा करता है। इस्लाम ने सूअर से ज़्यादा अगर किसी शब्द को तुलना करिए तो वह है निंदा करना, गीबत करना, सूअर के मांस खाने के बराबर है। इस्लाम ने ब्याज, सूद, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, उसके खिलाफ ये बोला है कि अगर आप सूद लेते हैं तो आप अल्लाह के खिलाफ जंग कर रहे हैं। तो इस्लाम किसी पशु या व्यक्ति या किसी पेड़ पौधे के खिलाफ, किसी भी जीवधारी के खिलाफ हिंसा या घृणा नहीं फैलाता है। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जनता क्यों नहीं जागृत होती? अगर जनता को ये लगता है कि भ्रष्टाचार का सहारा लेकर अपने काम निकाले जा सकते हैं तो इसे जनता का दोष है। अगर आप भेदभाव करते हैं, आप अपने बेटे के लिए आगे एडमिशन के लिए रिश्वत देते हैं, उसकी नौकरी के लिए रिश्वत देते हैं, आप किसी का हक मारते हैं, तो आपको क्यों नहीं एहसास होता? आप किसी दूसरे का हक मारते हैं, क्या इस्लामी जायज़ है? तो भेदभाव, भ्रष्टाचार तो हम खुद पैदा करते हैं, हम सरकारों को क्यों कोसे? हमने क्यों नहीं प्राथमिकता दी कि हमारे यहाँ शिक्षा का ढांचा मजबूत होना चाहिए? हमने क्यों नहीं प्राथमिकता दी कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र के विकसित होना चाहिए, अर्थव्यवस्था को लेकर? ये सब कानपुर के सपा सरकार में जो काम हुआ वो भ्रष्टाचार हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको विकासशील देशों से निकाला नहीं जा सकता। साउथ एशिया कोई देश ऐसा नहीं है, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश, जहां भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन भ्रष्टाचार को मिनिमम किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और जब मुझे याद है शीला दीक्षित के ज़माने में जब दिल्ली में एक विकास हो रहा था तो भ्रष्टाचार पर यह कहा गया कि जहाँ विकास होगा तो वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि जो आदमी काम करता वही गलती करता, जो काम ही नहीं करता तो उसको गलती कहाँ से होगी? फरत साहब, आप बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हैं। मैं आपसे पूछा था कि जो मैनपुरी का चुनाव है वहाँ समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, तो ये कहाँ तक सही रह रहा है कि आप लोग अपर्णा यादव को चुनाव मैदान में उतारने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो अभी भेदभाव वाली की, रामपुर में पहले भेदभाव शुरू से ही हुआ कि नवाब का बेटा ही नवाब हुआ। रामपुर की जनता को किसी ने कभी ये समझा ही नहीं कि ये भी इस लायक है, इस कद का आदमी है कि ये नवाब होना चाहिए। फिर एमपी का बेटा एमपी हुआ और आज़म साहब ने तो हदें तब पार कर दी जब अपनी 70 साल की बुज़ुर्ग बीवी जो लेक्चरर थी उनको चुनाव में लिया, राज्यसभा बना दिया, बेटे को ले आए। तो आज़म साहब तो इस्लाम का भी विरोध करते हैं,
आज़म साहब इस्लाम का भी विरोध करते हैं, भेदभाव करते हैं। उन्होंने कभी किसी दूसरे को जगह ही नहीं दी। जब ऐसा लगा कि चुनाव हार जाएंगे तो आसिम राजा को टिकट दिया, उससे पहले फिरासत को टिकट देते थे। फिरासत कोई होंगे, मैं उनको नहीं जानता। तो लाजमी सी बात है कि आज़म साहब को भेदभाव छोड़ना चाहिए और दाढ़ी भी छोड़ देना चाहिए। एक अच्छे मुसलमान की पहचान दाढ़ी भी होती है। आसिफ साहब, ये तो बड़ा आरोप लगा दिया इन्होंने कि भाई दाढ़ी भी नहीं रखेंगे अब आप। तो दाढ़ी तो रख ली, अब सब थोड़ी रखेंगे। फरत खान ने रखी दाढ़ी तो सब नहीं रख ली, समझिए। मुस्लिम नेता हैं, धर्मगुरु भी हैं, कहते हैं अपने आप को। जो ये कहेंगे वो सही है ना, ये कह रहे हैं ना दाढ़ी, तो धर्मगुरु हैं भाई। ये लोग कहते हैं धर्मगुरु, तो इनकी हर बात जायज़ है। धर्मगुरु हैं सर, ये इसलिए जायज़। आप धर्मगुरु भी हैं, तो आप पर आसिफ भाई कमेंट्स बराबर कर रहे हैं। मुझे पता है उन्होंने बहुत बढ़िया कमेंट्स किया। मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ। मैं जो इस्लामिक विद्वान होते हैं, धर्मगुरु होना बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो इमाम होते हैं वो होते हैं, लेकिन उनका जो हम लोग बचाव या उनके फेवर में आते हैं या उनके अगेंस्ट बात करते हैं। जैसे बात करूँ, पब्लिक से बंदा हमसे और जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रुहेलखंड समाचार में। शुक्रिया सर। जो रामपुर में बार बार उपचुनाव हो रहे हैं, जी, क्या वाकई में जनता परेशान है? मैं ह्यूमन राइट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये जनता के लिए बहुत दुखदाई है। हमारे ऊपर महंगाई की मार पहले से इतनी हो चुकी है कि जनता अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और चुनाव में जो खर्चा होता है वो सारा भार जनता के ऊपर पड़ता है। तो ये जो तरीक़े हैं, अभी चेयरमैनशिप का चुनाव हो रहा है, मेंबर्स का चुनाव हो रहा है, और अभी उपचुनाव एमएलए सीट का भी होगा, तो ये सारा भार जो है जनता पे पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने कि सरकार को भी सोचना चाहिए। जैसा कि भारत सरकार प्रयास कर रही है कि साल में एक, जब भी चुनाव हो राज्य और केंद्र का, वो एक बार होना चाहिए। और इसी के साथ जनता भी हमारे साथ जुड़ी रही, और बहरहाल लोगों के अच्छे तर्कों के बीच रामपुर का रण अगले दिन आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।